नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। दरअसल ये जो अपना टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है ऊर्जा संसाधनों वाला, और उससे पहले जो चल रहा था वो था जो भारत के खनिज हुआ करते थे, विश्व के खनिज, वो पूरे। ये जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम सीधा आ जाएंगे कहाँ पर, भारत की ज्योग्राफी शुरू कर देंगे हम। ठीक है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में इतना बहुत हो गया। और मैं क्यों भारत के ऊर्जा स्रोत और ये खनिज पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में, आप सबको पता ही है, आप सब लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो, है ना। टाइम वेस्ट करे बिना हम शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, है ना। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसको पुनरुपयोगी ऊर्जा भी कहते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं, या नव्य ऊर्जा भी उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैर परंपरागत मतलब परंपरागत रूप से हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोयले से, है ना, इस प्रकार से, पेट्रोलियम से, इन सब चीज़ों से हम परंपरागत रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परंतु गैर परंपरागत मतलब ये कुछ नए साधन है जिनको परंपरागत रूप से हम इस्तेमाल करते नहीं आए हैं, है ना, जिनका फिर से दोबारा से उपयोग हो सकता है। नव्य या नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि वो फिर से बनती रहती है, कोई वो उनके भंडार जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित होते हैं और वो तेजी से खत्म भी होते जा रहे हैं, इसलिए उनके विकल्प के तौर पर मानवों ने नए नए जो है वो ऊर्जा के संसाधन खोजना शुरू कर दिए हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, वायु यानी पवन ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास या बायोगैस हो गया। ठीक है, इस प्रकार की नई नई तकनीकें विकसित की जा रही है और इन सब को क्या कहा जाता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इनको कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये असमाप्य हैं, नवीकरणीय हैं। मतलब असमाप्य मतलब ये समाप्त नहीं होंगे। भाई हवा चलना क्या बंद हो जाएगी? सूर्य चमकना क्या बंद हो जाएगा? इस प्रकार से, है ना। और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो ये हानिकारक नहीं है, क्योंकि पवन ऊर्जा से कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्पादन या जो उत्सर्जन नहीं होता है ना। अब अगर हम यहाँ देख लें तो अभी भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे उत्पादित की जा रही है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल की जा रही है कोयले से। यानी कि आप कहो, सबसे पहले तो देखा जाए तो पारंपरिक ऊर्जा जो है उससे की जाती है, और पारंपरिक ऊर्जा से में सबसे ज़्यादा की जाती है कोयले से। उसके बाद जो है गैस से की जाती है, उसके बाद थोड़ी सी डीजल से, हल्की सी की जाती है, डीजल से तो बहुत कम की जाती है। उसके बाद न्यूक्लियर से की जाती है, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत 2% की जाती है, ये हो सकता है इसमें गलत दिया हो। फिर की जाती है हाइडल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी तो 12% के आसपास की जाती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी, माफ़ कीजिएगा, ये रहा यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी सही दिया है, इसमें 2% के आसपास ही है। ये रिन्यूएबल एनर्जी तो 12% के आसपास ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त की जाती है भारत में। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं और उनकी तकनीक अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो अभी भी बाकी रह गई है। इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय जो है ना, यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है अपनी मनरे, उस मिनिस्ट्री ने परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का गठन कर दिया गया था, माफ कीजिएगा 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसका गठन भारत में कर दिया गया था। तब भारत की सरकार को समझ में आ गया था कि भाई अब इस नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में कुछ सोचना होगा, इसलिए एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया गया था, है ना। और सभी मामलों के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करता है ये मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अगर देखें तो 31,702 मेगावाट विद्युत क्षमता है अपने यहाँ। ठीक है, और कुल जो हमारे यहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है, संस्थापित क्षमता है, उसका लगभग 12% जो है अपने यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा, यानी मेंस में अगर आपको कोट करना है तो आप 12% कर सकते हैं कि जितनी भी ऊर्जा अपने यहाँ संस्थापित क्षमता है ऊर्जा की उत्पादित की जाती है, उसकी लगभग 12% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो विंड एनर्जी से हमें प्राप्त होती है, लगभग 62% रिन्यूएबल एनर्जी की, है ना, समस्त एनर्जी की नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी की लगभग 62% जो है वो हमें विंड एनर्जी से मिलती है, लगभग 13% हमें सोलर एनर्जी से, और उसके बाद लगभग 14% जो है वो बायो एनर्जी से प्राप्त होती है, और स्मॉल हाइड्रो जो है वो तो 10% के आसपास ही प्राप्त होती है। देखिए जो लार्ज हाइड्रो है ना, उसको रिन्यूएबल एनर्जी नहीं माना जाता है,
क्योंकि बड़े बड़े बांध अगर बना दिए तो फिर वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं रह जाती है, क्योंकि उसकी वजह से, बांधों की वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, है ना। नदी का जो है बहाव बिगड़ जाता है, वहाँ के फौना और फ्लोरा जो होते हैं उनको नुकसान पहुँचता है, इसकी वजह से उसको रिन्यूएबल एनर्जी नहीं माना जाता है, जो स्मॉल हाइड्रो है उसको माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमने देखेंगे, इनमें सबसे पहले देखेंगे बायोगैस ऊर्जा के बारे में, या बायोमास ऊर्जा क्या होती है। तो बायोगैस क्या होती है? कूड़ा करकट गोबर कुछ भी है, उठाओ ला के डाल दो एक टैंक में, है ना, थोड़ा सा पानी वानी डाल दो और चारों तरफ से बंद कर दो। उसके बाद क्या होगा, वो जब सड़ेंगे, सड़ने की वजह से वहाँ पर गैस उत्पन्न होगी, कौन सी, मीथेन वगैरह गैसेस जो है उसमें बन जाएंगी, और उन गैसेस को फिर हम निकाल के टैंक वगैरह में भर सकते हैं। उस जो गोबर वगैरह जो होता है उसका खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग चीज़ों में, है ना। तो ये है बायोगैस ऊर्जा, ठीक है। 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना चलाई गई थी भारत में। ये ऐसे कुछ फैक्ट्स जो हैं वो यूपीएससी पुराने फैक्ट्स भी आजकल पूछ ले रही है, और ये कहीं मेंस में कोट करने में भी आपको चाहिए। तो 1981-82 में ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना चला दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भाई गाँव में स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध हों, समृद्ध जैविक खाद हमें मिल जाए, मैंने बताया इससे जैविक खाद भी मिल जाता है, सफाई रहे, स्वच्छता की स्थिति जो है वो सुधरे, स्त्रियों को जो उबाऊ काम करती रहती हैं बेचारी सारे दिन, उससे मुक्ति मिले, स्त्रियां जो है ये काम कर पाएँ, है ना। और बायोगैस कार्यक्रम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, साथ ही साथ राज्य के जो निगमित निकाय हैं, और जो केवीआईसी है, केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, इसके द्वारा चलाया जाता है बायोगैस ऊर्जा कार्यक्रम। 1981-82 में शुरू कर दिया गया था, ठीक है। और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज भी इसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया बायोगैस ऊर्जा के बारे में। बायोगैस ऊर्जा से रिलेटेड देखिए, ऐसे तो बहुत सारे आपको की प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, वो स्कीम्स वाले में आप करंट अफेयर वगैरह में देखते रहते हैं। जैसे कि एक तो गोवर्धन है ना, गोवर्धन कार्यक्रम इसमें एक है। एक देखिए सतत, ये सतत कार्यक्रम जो है ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसी से रिलेटेड है। सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसका फुल फॉर्म है सतत का। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी इस प्रकार से जो बायोगैस जो है वो प्राप्त की जाती है, उसके माध्यम से ऐसे संयंत्र लगाना, और उन संयंत्र का से जो बायोगैस पैदा हो रही है उसको फिर उपयोग करना, है ना। तो संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की ये एक पहल है। सतत जो है वो जो भी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसका संयंत्र स्थापित करने की पहल है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों से संपीड़ित जैविक गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, और ऑटोमेटिक फ्यूल में संपीड़ित जैविक गैस का उपयोग बढ़ाने और बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य माना जाता है सतत। तो पूछा जाए कि सतत जो है ये क्या प्रोग्राम है, तो ये सतत प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये बायोगैस के उत्पादन से, उसके संयंत्र लगाने से रिलेटेड है। अब जब सतत की बात कर ही रहे हैं, तो सतत का मतलब होता है कि आज तो इस्तेमाल करो ही करो, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों का इस्तेमाल होता रहे। तो इसी से रिलेटेड है एक क्लाइमेट फास्ट। ये हैं सोनम वांगचुक, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता हैं। 3 इडियट मूवी जो आपने देखी होगी, इसमें आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं से प्रभावित है। बहुत महान हस्ती हैं, भारत के आप कहो कि जाने माने व्यक्ति हैं ये, और लद्दाख में वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और क्लाइमेट के लिए जो है ये मांग उठाते रहते हैं। ये अब 16 दिन से ये चल रहे हैं भूख हड़ताल पर, सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इन्हें सपोर्ट करें, ट्विटर पे जहाँ पर भी आप कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कम से कम 20 सपोर्ट क्लाइमेट फास्ट या सोनम वांगचुक, इस प्रकार का आप जो है वो हैशटैग वगैरह चला सकते हैं। साथ ही साथ आप जाइए इनके बारे में जानिए, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, ठीक है। तो अब आगे चल लेते हैं, इतना बहुत ज्ञान बहुत है। अब देख लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा मतलब इस प्रकार से देखिए, पवन चक्की लगा दी, अब हवा चलेगी, ये पवन चक्की घूमेगी, इसकी वजह से बिजली बनेगी और उस बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से ही जो बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब तक 21,131 मेगावाट की क्षमता जो है अपने भारत में जोड़ी जा चुके हैं। भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन के बाद विश्व में 5वें स्थान पर आता है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। और पवन ऊर्जा के कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस पवन ऊर्जा संसाधन की जो क्षमता है उसका आकलन करने के लिए कार्यक्रम भी ये चला रही है। और इस प्रकार से 208 केंद्रों की पहचान की गई है जहां पर पवन ऊर्जा की संभावना
हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय बनाया गया था, जैव ऊर्जा बोर्ड, नेशनल राष्ट्रीय जैव ऊर्जा बोर्ड, है ना। तो जैव ऊर्जा बोर्ड भी एक बनाया गया था। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंटिंग यहाँ हो गई है, फिर भी जान लेते हैं अपने को क्या है। तो नेशनल आप कहोगे ये राष्ट्रीय जैव ऊर्जा बोर्ड जो है ये किसके अध्यक्षता में किया गया है, तो ये सचिव है जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हैं उसकी सचिव की अध्यक्षता में बनाया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की सहायता से बायोमिथेनेशन प्रक्रिया के लिए जो है भारत में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर देखें तो पवन ऊर्जा उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, तटीय भारत और में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन सकता है, क्योंकि जहाँ तट है वहाँ पर होता क्या है कि हवाएं जो है, मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि समुद्री समीर चलती है, तटीय जो समीर है, स्थलीय समीर चलती है, उसकी वजह से वहाँ पर अच्छे से ये ऊर्जा उत्पादन इसका किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो सबसे बड़े में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी यूपीएससी आजकल पूछ रही है कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा केरल में उत्पादित की जाती है, राजस्थान में उत्पादित की जाती है, इस प्रकार के। तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर, तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और अन्य राज्यों में उत्पादित की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में उत्पादित की जा रही है, 9.86 गीगावाट की क्षमता वहाँ पर उत्पादित की जा रही है, फिर गुजरात में, ठीक है साहब। आगे जाते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। देखिए सन है, ये चमक रहा है और फोटोवोल्टिक इनकी वजह से हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है अपने यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि भारत जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाला देश है, हालांकि उसके ऊपर भी है, परंतु कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और सौर ऊर्जा हमें खूब ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलती है ना। तो सौर तापीय माध्यम से या सौर फोटोवोल्टिक माध्यम से देश में ऊर्जा उत्पादन की जा रही है और उसके प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुसंधान कार्य भी भारत में चल रहा है, ठीक है ना। सौर कुकर, सौर जल तापक जो है, इस प्रकार की प्रणालियां भी विकसित की जा रही है। सौर कुकर मतलब ऐसा कुकर बना दिया जो कि खाना बनाएगा, किसकी मदद से, सूर्य के प्रकाश से ही खाना वो बना देगा। उसके बाद में देखें तो सौर ताप यंत्रों का प्रयोग पानी गर्म करने में, घरों को गर्म रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, सुखाने के लिए, पानी को लवण मुक्त करने के लिए, औद्योगिक ताप प्रक्रिया के लिए, औद्योगिक विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है और रेफ्रिजरेशन प्रणालियों के परिचालन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है सौर ऊर्जा का, है ना। इस प्रकार से अगर देखा तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जो है वो कहाँ से उत्पादित की जा रही है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है, फिर राजस्थान में की जा रही है ना, और फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। और अगर देखा जाए कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादित की जा रही है, तो वो राजस्थान से। अगर रूफटॉप को भी मिला दिया जाए तो समस्त सौर ऊर्जा में तो स्थान है गुजरात का पहला, और अगर देखा सिर्फ ग्राउंड पे जो फोटोवोल्टिक पैनल लगा के किया जाता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा धूप वगैरह कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में ही, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में ही पड़ेगी, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में ओशन एनर्जी, यानी महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा देखिए अलग अलग प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑलरेडी मैं जब आपको पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में तभी मैंने बताया कि देखिए ये यहाँ पर जो आप कहोगे एस्चुरी वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी किया जा सकता है, बांध बनाकर वहाँ पर जब ज्वार भाटा आता है तो पानी जब अंदर आ जाता है फिर गेट बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है ना। इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी उत्पादन किया जा सकता है बिजली का, क्योंकि ऊपर जो है वो तापमान ज़्यादा होता है, नीचे का तापमान कम होता है, तो इस तापमान वेरिएशन की सहायता से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ जो समुद्री धाराएँ चल रही होती है उन समुद्री धाराओं के बीच में अगर यहाँ पर ये लगा दिया जाए इस प्रकार से तो वहाँ से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और ज्वारीय तरंगे, माफ कीजिएगा, ज्वारीय तरंगे महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। और उठने और गिरने से जो ज्वारीय तरंगों के उठने और गिरने से जो संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। भारत में देखिए एक बहुत बड़ी लंबी तटरेखा है, इसलिए ऊर्जा उत्पादन की, महासागरीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। और ये है खंबात की खाड़ी, है सुबात की खाड़ी नहीं है, खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, भारत का मैप तो आपको याद रहना ही चाहिए।
हुगली एस्चुरी है, कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन की, है ना। भारत में तटरेखा के सहारे 40,000 मेगावाट की लहर यानी तरंग विद्युत ऊर्जा की उत्पादन की संभावना अपने यहाँ है। और पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? विजिंगम, जो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, वहाँ पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र लगाया गया है। ये आपको याद रखना है, ये पहले वाले जो चीज़ें होती हैं इन पर यूपीएससी भी आजकल फोकस करने लगी है। तो ये विजिंगम जो है वहाँ पर लगाया गया है और वहाँ पर 150 मेगावाट जो है की ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। समुद्र जल ओटेक ऊर्जा यानी कि ओशन टेक्नोलॉजी एनर्जी कन्वर्जन ऊर्जा जो है वो भी एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना गया है, एनर्जी जो कन्वर्जन है उसकी सहायता से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ऊर्जा है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माने गए हैं। वो तापमान डिफरेंस वाला जो मैंने अभी आपको बताया उस प्रकार से भारत में इस दिशा में प्रयास तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भी हो रहा है। कैसे ऊर्जा? ओटेक ऊर्जा मतलब ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ऊर्जा जो है उसका जो है वो कार्य किया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इसमें आप कंफ्यूज मत करना कि जो कोयला जला के आग किया जा रहा है वो वाला नहीं है। जियोथर्मल का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये मैग्मा है, माफ कीजिए, ये पृथ्वी है, यहाँ पर मैग्मा है। तो इस मैग्मा की वजह से मान लीजिए इस मैग्मा के जस्ट ऊपर यहाँ पर पानी के कुछ स्रोत हैं, तो इस मैग्मा की वजह से ये पानी के स्रोत हो जाएंगे गर्म, और वह जब गर्म होंगे तो इनकी वजह से स्टीम बन सकती है और उस स्टीम का इस्तेमाल हम ये टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं। फिर ये वापस से पानी ठंडा होके उसी जो जल का स्रोत है उसमें वापस भेजा जा सकता है, जिसकी वजह से जल भी जो है वो कमी नहीं होगी उस स्रोत में और हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तो इसके जो जगह है जहाँ पर अपने हैं वो कहाँ पर है, तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र में है, तो वहाँ पर ऐसे संयंत्र स्थापित करना भी थोड़ी मुश्किल की बात है। जैसे हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण जो है, वहाँ पर जो है ये है इस समस्या, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर इस प्रकार का जो संयंत्र लगाने की संभावना है। कि आप समझ गए ना किस प्रकार से मैग्मा गर्म है, पानी के स्रोत उसके ऊपर है, तो वहाँ से पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो भाप बनेगी, भाप बनने से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमने से टरबाइन घूमने से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है ना। एक प्रदूषण रहित ऊर्जा इसे कहा जा सकता है। देश में अगर देखा जाए तो 115 गर्म झरने हैं, पानी के गर्म झरने हैं, और 350 ऐसे स्थान है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर की पूर्वा घाटी है, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण क्षेत्र है, महाराष्ट्र और गुजरात का में जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर, नर्मदा और सोन घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर, दामोदर घाटी क्षेत्र भी भूतापीय ऊर्जा के लिए संभावित क्षेत्र माने जाते हैं। तो आपको कहीं लिखना हो कि कहाँ पर उत्पादन की संभावना है तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश कश्मीर की जो पूर्वा घाटी है, हिमाचल का मणिकरण क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात का पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, और नर्मदा सोन की घाटी है, दामोदर घाटी है, वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा है। और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और खम्मम आंध्र प्रदेश में तो एक भूतापीय संयंत्र लगाए भी गए हैं। और ऊर्जा की स्थिति को देखते हुए भारत में ऊर्जा के नए भंडारों को खोज करना जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से हम जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर हो गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमने हासिल कर ली है। आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मगर क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं क्योंकि यूपीएससी भी आजकल फैक्ट्स पे भी ध्यान देने लगी है। जो मैंने इन्फोग्राम्स वगैरह वो फोटोज़ वगैरह ऐड करी है ना, मेहनत करके मैंने ऐड करी है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन फैक्ट के पीछे एकदम मरना नहीं है, पर आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, जो कि बिल्कुल आपको चाहिए मुझे पता है, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है। देखिए इस टेलीग्राम चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मैं पढ़ने के संसाधन जो यहाँ ऐसे मैं नहीं दे सकता, उपलब्ध नहीं है, वो मैं यहाँ उपलब्ध करा देता हूँ आपको। तो आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। महत्वपूर्ण चीज़ें आपके काम आएगी वहाँ पर। और आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा जो है जिसे आप चैनल रिकमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।